नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विक्की श्रीवास्तव है। ये मेरी लाइफ का आज सबसे पहला पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें मैंने अपने लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। मेरे रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। मैं चाहूँगा कि अब अपना इंट्रोडक्शन वो खुद दें। जी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार वर्मा। मैं पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में, सपना संगीता रोड पर ईएनटी कंसल्टेंट के रूप में। मैं अपने बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूं तो मेरी एमबीबीएस लखनऊ से है। उसके बाद मैंने एमएस 2007 में ग्वालियर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद से मैंने इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था, 3 साल वहां जॉब करने के बाद फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट अभी 10-12 सालों से हूँ। मामा, आप डॉक्टर काहे के हो, पहले तो आप ये बताओ। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, जिसमें ईएनटी इंग्लिश में क्या? ईएनटी मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। थ्रोट। काफ़ी लोगों को मेरे हिसाब से वो टंग मेरे को पहले लगता था टंग। इट इज़ थ्रोट। अभी भी जैसे आपने बोला तो कई लोग आई से कंफ्यूज होते हैं और कई बार मेरे पास आ जाते हैं कि हमको आँख की ये प्रॉब्लम्स है, तो हम उनको बताते हैं कि ये इज़ नॉट आई, इट इज़ ईयर। चलिए, ईयर नोज थ्रोट, इसमें आप डेली कई सारे केसेस देखते हैं। आपको सबसे कॉमन बीमारी या कॉमन प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, क्या मिलता है? देखिए, कॉमन बीमारियों के तौर पर अगर हम सबसे पहले शुरू करेंगे तो आता है ईयर वैक्स, कान का मैल। और सबसे बड़ी जो भ्रांति कह लें या कन्फ्यूजन कह लें जो आम पब्लिक में है, वो ये है कि ईयर वैक्स बहुत ही ख़राब चीज़ है, जबकि ईयर वैक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कानों के प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने दी है। इसके कई फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये ट्रैप करता है चीज़ों को, बाहर की कोई भी चीज़। ईयर वैक्स, एक और चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये कोई बाहर की गंदगी नहीं है। ईयर वैक्स हमारे कान की जो नली है उससे ही बनता है। साथ में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कान की नली का मतलब क्या है? कान की नली मतलब ये जो कैनाल दिखती है हमको, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं इसको हम कान की नली आम भाषा में बोलते हैं। जो अंदर कान का पर्दा होता है उसको एक्चुअली हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब अपन जब वो क्यू टिप होती है, क्यू टिप अगर जो घुसाते हैं वो कान की नली में ही जाती है। जी, ठीक है, कंटिन्यू। फ्रॉम दिस पार्ट, ये जो हमें बाहर कान दिख रहा है, यहाँ से लेके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब पर्दा, वहाँ तक का जो पार्ट है उसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, जिसे कान की नली में बोल रहा हूँ आम भाषा। तो यहीं की स्किन से ये कुछ सेरुमेन प्रोड्यूशन सेल्स होते हैं। सेरुमेन मतलब वैक्स, आम भाषा में वैक्स बोलते हैं, मेडिकली हम इसे सेरुमेन बोलते हैं। तो यहीं से हमारा मैल बनता है, और जब ये बनता है तो बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है और पस टाइप का होता है, येलोइश फॉर्म में होता है। तो कई बार लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि मेरे कान में पस आ रहा है, जबकि वो पस नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल वैक्स। थोड़े दिन में, ऑलमोस्ट 24 आवर्स में, ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। तब इसमें वो ब्राउन कलर आना शुरू होता है और ये हार्ड होना शुरू होता है, जिसको हम एक्चुअली वैक्स बोलते हैं। इसमें ये सेरुमेन तो है ही जो बन रहा है अंदर, उसके अलावा बाहर की चीज़ें हैं, डस्ट है, अदर पार्टिकल्स हैं, ये सब मिलके फिर वो एक वैक्स फॉर्म में मिलते हैं। अब मैंने जैसा बोला कि लोग डरते हैं कि ये वैक्स क्यों बन रहा है या घबराते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं वैक्स के कान के लिए। सबसे पहला रोल है कि इसका एसिडिक नेचर देता है ये कान की नली को, कैनाल को। तो ये जो एसिडिक नेचर जो मिलता है कान की नली को, इससे फंगल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ों को ट्रैप करता है, बाहर की डस्ट है, डर्ट है, बैक्टीरियाज हैं, इनको ट्रैप करता है और अंदर जाने से रोकता है। तीसरा काम है इसका, पानी को रिपेल करता है, तो डायरेक्ट इरिटेशन कैनाल को भी नहीं होता, प्लस पर्दे को भी नहीं होता। हाइड्रोफोबिक एक इसका फंक्शन होता है। पानी जाता तो है अंदर, नहाते वक्त जाता है, बट वो जितना डैमेज कर सकता था वो नहीं कर पाता है, इसकी वजह से। अच्छा, वैक्स के बारे में अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैंने देखी है, मेरे हिसाब से 100% लोग दुनिया के जितने भी हैं
वो क्यू टिप हो गया, या कुछ लोग वो क्या बोलते हैं उसको, टूथपिक हो गया, कोई चाबी से घुसेड़ के करता रहता है, कोई चश्मे के टेम्पल जो होता है चश्मे का उससे करता रहता है। लोग क्यों कान के मैल को इवन आप भी कई बार करते होगे, इनफैक्ट नहीं मतलब पेशेंट्स के, अपने नहीं, पेशेंट्स के जी। तो वो आप मतलब क्यों लोग क्यों निकलवाना चाहते हैं उसको, देखिए, अगर वो इतना हेल्पफुल है? एक तो नहीं हेल्पफुल है, लोगों को पता नहीं है कि वो हेल्पफुल है। पहली चीज़, उनको लगता है ये एक बाहर का गंदगी है जो कान में जम गई है, इसको तुरंत निकलवा देना चाहिए। दूसरा कारण होता है वो जब प्रॉब्लम देने लगता है। प्रॉब्लम एक तो इचिंग, अगर वैक्स एक्यूमुलेट हो रहा है अंदर तो इचिंग देगा। दूसरी चीज़, अगर ये हार्डली इम्पैक्ट हो रहा है अंदर जाके फंस जा रहा है मैल, तो ये पेन भी देगा। अदरवाइज बहुत ही रेयर है कि कान के मैल की वजह से कान में दर्द आए। बच्चों में भी लोग माँ बाप आते हैं कि कान में मैल है, दर्द हो रहा है। 80% ऑफ द टाइम कान के मैल की वजह से कान में दर्द नहीं होता। पूछने पर बताते हैं कि हाँ 2 दिन से सर्दी है, खांसी है, उसका दर्द पर्दे पे सूजन की वजह से कान के दर्द आता है उनको, और उनको लगता है मैल की वजह से। अब रही बात जो आपने बोला कि क्यों डालते हैं, तो ये मैं सबसे पहले लोगों को बताता हूँ, प्लस मेरे क्लिनिक पर इसके अलग से पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि कभी भी कुछ नहीं डालना है कान में। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि जो मैल अगर थोड़ा बहुत है जो केवल कैनाल के आसपास चिपका हुआ है, वो शायद आपके सफाई से बाहर आ जाएगा। बट अगर थोड़ा ज़्यादा मैल है वो अंदर बाहर आने की बजाय और अंदर जाएगा, तब और आपकी तकलीफें बढ़ा देगा। क्यू टिप से अंदर जाता है, राइट? किसी भी चीज़ से, कोई भी ईयर कैन, जो जॉनसन्स के बड्स आते हैं, कॉटन बड्स जो आते हैं, किसी भी, अगर ज़्यादा है मैल तो वो बाहर कैसे आएगा, वो और अंदर जाएगा। यू आर पुशिंग इट इनसाइड रादर देन पुलिंग इट। वो बर्ड को ही तो क्यू टिप बोलते हैं ना, क्यू टिप किसको बोलते हैं? नहीं, क्यू टिप्स आर डिफरेंट थिंग्स, कॉटन बड्स आर डिफरेंट। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं इस पॉइंट पे ही बताना चाहूँगा कि निकालने की, मैल निकालने की ज़रूरत कभी भी किसी को होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो कान की जो कैनाल की जो स्किन है, इसकी ग्रोथ होती है लाइक ए कन्वेयर बेल्ट। जैसे हम एयरपोर्ट्स में कन्वेयर बेल्ट देखते हैं जिसमें हमारा सामान आता है फ्लाइट्स से बाहर इस तरीके से ग्रो करती है स्किन, मतलब फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये अपने आप ही किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ला रही है। तो अगर हम उसको नहीं छेड़छाड़ करते हैं तो ये अपने आप सेल्फ क्लीनिंग का मैकेनिज्म भगवान ने कान में दिया हुआ है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ ये जो कैनाल में बोल रहा हूँ बार बार, ईयर कैनाल सीधी नहीं होती, बेंड होती है, या अंदर कोई बोनी हम्प है, मतलब उभार है अंदर की तरफ। उस कंडीशन में ज़रूर कैनाल वैक्स अपने आप साफ नहीं हो पाता, तब फिर उनको रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो नहीं आ सकते तो देन दे कैन सिंपली यूज़ ईयर ड्रॉप्स, जो वैक्स सॉल्वेंट्स आते हैं वो यूज़ करके उसको सफाई कर सकते हैं। अगेन उनको क्लीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर वैक्स अच्छी चीज़ हो? वो दर्द वर्द हाँ, अगर ये इकट्ठा होने लगेगा तो ये तकलीफ देगा, और जब ज़्यादा मैल और ज़्यादा प्रेशर से इकट्ठा हो जाता है तो एक बीमारी बन जाती है, उसको बोलते हैं हम केराटोसिस ऑब्चुरेंस। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। केराटोसिस ऑब्चुरेंस क्या होता है? ये होता है कि मैल अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर से इम्पैक्ट होके जमने लगता है कि ये कैनाल, जो अंदर की जो बोनी कैनाल है, जो हमारी ये कैनाल है कान की नली है, 2 भाग में रहती है, बाहर सॉफ्ट, अंदर बोनी हार्ड। तो जो हार्ड पार्ट है उस पर वो प्रेशर देने लगता है और वो बोन को रीमॉडल करने लगता है प्रेशर से। जब ऑब्वियसली बोन पे प्रेशर आएगा तो पेन आएगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो केराटोसिस ऑब्चुरेंस इज द ओनली थिंग विच इज अ लिटिल रेड फ्लैग साइन रिगार्डिंग वैक्स। अदरवाइज वैक्स इज नॉट अ बिग डील। ये सब पता कैसे चलेगा अगर मतलब एज अ पेशेंट, अगर सामने वाले बंदे को जिसको बिल्कुल भी मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको इस बीमारी के बारे में पता कैसे चलेगा? इस बीमारी के जैसे मैंने दोनों मेन सिम्टम बताए, ऑब्चुरेंस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इट इज़ ब्लॉकिंग द ईयर, ऑब्सक्योर कर दे रहा है, नाम ही उसका ऑब्चुरेंस इसलिए रखा गया है। और तो जब कान की नली को उसने अंदर से बंद कर दिया है तो इसका मतलब है कि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या कान का पर्दा है वो बंद हो गया है, तो सुनाई देना कम हो जाएगा पेशेंट को, सुनाई नहीं दे रहा है इस कान से। और चूंकि वो बोन पे प्रेशर डाल रहा है तो इट कैन लीड टू सीवियर पेन।
तो ये दो चीज़ों में। और मैंने ये नहीं बोला कि कान का वैक्स अच्छा है तो हमें उसको अंदर इकट्ठे होने देना चाहिए, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। नॉर्मली जितना बन रहा है वो अपने आप क्लीन होने के लिए बन रहा है, और अपने आप अगर क्लीन होता जा रहा है तो हमें उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। इफ़ इट हैज़ अ टेंडेंसी, कुछ लोगों को है टेंडेंसी जो ज़्यादा बनता है, हर पेशेंट टू पेशेंट, हर पर्सन टू पर्सन मैल बनने की जो वैक्स बनने की जो क्वांटिटी प्लस फ्रीक्वेंसी सब अलग अलग होती है। तो कुछ लोगों में अगर ज़्यादा बन रहा है और उस मात्रा में वो बाहर नहीं आ पा रहा है तो उनको फिर रेगुलर या तो ड्रॉप्स या क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बट सेल्फ क्लीनिंग इज़ हार्मफुल, ये मेरा कहना है। सेल्फ क्लीनिंग, क्योंकि अगर रेगुलर वो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वैक्स है तो वो बाहर आएगा, थोड़ा भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो वो और अंदर कुछ कर रहा है। इससे सबसे पहली एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि हम कोई भी आदमी वो बड को लेके नहा के निकलने के बाद अगर हम अपने कान को ऐसे खोदने लगते हैं या साफ़ करने की, सबसे पहली चीज़ बता दूं, उससे कभी मैल साफ़ नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो वाला होगा जो जैसे कि मामा ने बताया था, गीला वाला वैक्स होता है जो तुरंत निकला होता है ना, और आपके वॉल में कैनाल में अगर वो चिपका हुआ है तो वो ऐसे ऐसे घुमा के थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा। अदरवाइज बिलीव मी, जो अंदर वैक्स है उस कॉटन बड या क्यूटिप जो भी उसको बोलते हैं, उससे वो और अंदर चला जाता जाएगा, और अंदर जाने के बाद वो आपको प्रॉब्लम करेगा बाद में। दूसरी एक और चीज़ जो इस पॉइंट से रिलेटेड रह गई है कि ये वैक्स अंदर जाएगा, वो तो जाएगा ही। अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सब लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट में जो कैनाल का बाहर का पार्ट है, यहाँ हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ से इस पर रगड़ देते हैं तो बाल टूटने का, जो हम आम भाषा में बल तोड़ बोलते हैं उसको, वो बाल टूटने का चांस होता है और उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, फरंकल्स बनते हैं और वो बहुत सीवियर पेन के साथ फिर पेशेंट कान में भी बल तोड़ होता है जी। अच्छा, फरंकुलोसिस बोलते हैं उसको मेडिकली। चलिए मामा, अब मेरे को आप ये बताइए कि और इसके बाद वैक्स के अलावा और क्या क्या केसेस आते हैं आपके पास? केसेस ENT रिलेटेड हर केस है जो आज की डेट तक मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा हम है। एक काम करते हैं, अपन ENT को डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं, अच्छा ईयर के तो भी हमने थोड़ी सी बात कर ली, अब हम बात करते हैं नोज़ की। जी। नोज़ में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है आपके पास? आज की डेट में बात करें तो सबसे कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी बहुत कॉमन है, मे बी ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, प्लस एक जो कहीं लिटरेचर में या टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बट आज के डेट में एक यूथ की जो टेंडेंसी है वो ये है कि दे वांट टू बी क्लीन शेव्ड फ्रॉम एवरी पार्ट, इवन दे ट्रिम देयर हेयर्स। जो नाक के बाल हैं वो भी अच्छे से ट्रिम करके रखना चाहते हैं, जबकि नाक के बालों को, इनको विब्रिसी बोलते हैं, इनका यही रोल है कि अंदर पार्टिकल्स को ना जाने दें। सेम एज विद कान के बाल। कान के बाल लेकिन कान के बाल में, कान में ऐसी म्यूकोसा नहीं है जो इतनी सेंसिटिव है, जो एलर्जेंस के लिए इतनी सेंसिटिव है, बट नाक में बहुत सेंसिटिव म्यूकोसा है। म्यूकोसा मतलब जो नाक के अंदर की जो चमड़ी है उसे म्यूकोसा बोलते हैं। ओके, है ना, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और नाक के बालों को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो बाहर के पार्टिकल्स को वहीं रोक दे, बाहर ही रोक दे, अंदर तक ना जाए। तो एक ये कारण भी है एलर्जेंस के अंदर जाने का, और एक बार ये साइकिल शुरू होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में अगर हम बात करें, राइनाइटिस का मतलब क्या है? राइनाइटिस, राइनो मीन्स नोज, आइटिस कहीं भी लगता है तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है उसको आइटिस बोलते हैं। राइनाइटिस मतलब नाक के अंदर की जो चमड़ी है उसमें सूजन अगर है कोई भी कारण से, इन्फेक्शन, एलर्जी, किसी भी वजह से, तो उसको हम राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब एलर्जी की वजह से जो नाक के अंदर सूजन होगी उसे एलर्जिक राइनाइटिस। कुछ लोगों को साल भर रहता है तो उसको हम पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, और कुछ को केवल सीजनल उसमें होता है तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसका सर्दी से कोई लेना देना है? जिसको हम आम भाषा में, सर्दी मतलब ठंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्दी मतलब कोल्ड की बात कर रहा हूँ। सर्दी से कोई लेना दोनों देना? अलग अलग चीज़ें हैं। सर्दी बार बार हो जाना और एलर्जिक राइनाइटिस दोनों अलग। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? मेन सिम्टम्स ये हैं कि बार बार छींकें आना, सुबह उठे
बेड से बाहर आए और छींकना शुरू, ठीक है। प्लस खुजली चलना नाक में, आंखों में खुजली चलना, आँख से आंसू आना, नाक से पानी चलना, दीज आर मेन सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। जबकि सर्दी के लिए अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली ये होगा कि डिस्चार्ज वाटरी नहीं होगा। जो हम अगर आम सर्दी की बात करें, जो आप बोल रहे हैं कि बार बार सर्दी हो जाए, वो एक थिक डिस्चार्ज होगा, कभी कभार येलोइश होगा। राइनाइटिस में कि सर्दी में? सर्दी जो आप कोल्ड की बात कर रहे हैं, तो नाक बहने को क्या बोलते हैं? तो होता है। हाँ, उसको राइनोरिया बोलते हैं अगर हम मेडिकली बात करें। नहीं, लेकिन उसमें भी पानी तो पतला ही रहता है ना, नाक रहता है। अगर वायरल कोल्ड हुआ है तो स्टार्टिंग में पानी जैसा निकलेगा, और अगर आपने उसको निगलेक्ट किया और अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो गाढ़ा जो पीला डिस्चार्ज जो नाक से आने लगता है, यूजुअली जो हम ब्लो करते हैं, येलोइश डिस्चार्ज, थिक कफ होता है ना, वो तो फ्लैम बोलते हैं, फ्लैम, राइट, फ्लैम। या तो वो जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम साइनसेस। एलर्जिक राइनाइटिस में ज़रूरी नहीं है कि आपके साइनसेस भी इन्वॉल्व होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन लेट केसेस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस साइनसेस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, बस इवन मस्से बनने लगते हैं, ठीक है, एलर्जिक पॉलिप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होता है। तो अगर हम बात करें अभी सबसे कॉमन की बात, तो ये एक चीज़ है एलर्जिक राइनाइटिस जो मैंने बोला, जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 10, 12, 15 सालों में, बहुत तेज़ी से। प्लस एक चीज़ दूसरी जो होती है वो होता है डीएनएस, जिसे हम बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। जो नाक की बीच की जो हड्डी है इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, और ये डेविएटेड रहता है, मतलब एकदम स्ट्रेट है रहना। ऑलमोस्ट 30-40% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसमें केवल पूरा सीधी नाक की हड्डी मिलेगी। ऑलमोस्ट 60-70% लोगों में ये तिरछा ही मिलेगा। इसका रीज़न क्या होता है? ये तिरछे कैसे हो जाती है? तिरछा होने का कारण इट कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन योर प्रोसेस ऑफ बर्थ। अगर वेजाइनल डिलीवरीज होती हैं जो हुआ करती थी पहले, आजकल बहुत कम, सी सेक्शन बोलते हैं, अब सिजेरियन सेक्शंस बढ़ गए हैं। पहले नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरीज होती थी उसका जो प्रेशर पड़ता था फेस पे भी आता था, तो वहाँ से भी डेविएशन हो सकता है। नाक पे अगर प्रेशर पड़ा है ड्यूरिंग डिलीवरी तो वो मुलायम, बर्थ के टाइम इतनी मुलायम होती है वो हड्डी कि उसके प्रेशर से भी वो डेविएशन हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन में किसी भी, देखिए बचपन से लेके अभी तक में किसी भी चीज़ से अगर नाक पे आपके प्रेशर आया है, चाहे वो चोट हो, कुछ चीज़ आपके नाक पे गिर गई, बॉल हिट कर गई, किसी का हाथ लग गया, किसी का सिर लग गया, अननोइंगली आप खेलते खेलते बचपन में कई बार जंप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो किसी भी वजह से नाक की हड्डी तिरछी हो सकती है। स्लाइट डेविएशन कई बार अननोटिस रहता है, कोई दिक्कत नहीं देता, बट अगर ग्रॉस डेविएशन है, बहुत ज़्यादा है कि उसने एक तरफ की नाक को पूरा बंद कर दिया है, तो पहला सिम्टम तो नोज ब्लॉक आएगा ही, अगर बहुत ज़्यादा तिरछापन है। प्लस दूसरा बार बार सर्दी होना, जिसको आपने भी बोला, सर्दी और एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मैंने बता दिया सिम्टम्स क्या हैं। इसमें सर्दी होने का मतलब ये है कि आपको ज़रा भी कुछ ठंडा खट्टा खाया या ज़रा भी सीजनल चेंजेस आए आपको, तो आपको हेडेक शुरू हो गया रहा है, या वही पानी जैसा शुरू हो गया, और अल्टीमेटली इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थिक फ्लेम, येलोइश इन कलर। फ्लेम आता है कहाँ से? लंग्स में होता है। लंग्स में भी होता है, कहीं पर भी जो ये म्यूकोसल लाइनिंग होगी, चाहे यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ ऑल वन ट्रैक, इसमें पूरी एक ही म्यूकोसा है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी, तो फ्लेम बनना शुरू करेगा। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हियर अप टिल यहाँ नाक की बात कर रहा हूँ। म्यूकोसा मतलब स्किन हो गई, नाक से स्किन जो अंदर ही अंदर कहाँ तक आई है? अप टू योर लंग्स। इसीलिए जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा चांस, अगर वो अनट्रीटेड रहते हैं तो 70% 80% चांस है दे विल डेवलप ब्रोंकियल एस्थमा, अस्थमा बनने के चांसेस उनमें रहते हैं, क्योंकि ये सब एक ही लाइन है, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक एक ही पैसेज है। तो अगर यहाँ हमने उसको ढीला छोड़ दिया, इस पर ट्रीट नहीं किया या हल्के में लिया, तो डेफिनेटली इट विल गो, और यहाँ पर भी सिकुड़न शुरू होगी। अगर अस्थमा क्या है, आपकी जो ऊपर की सांस नलियाँ हैं उनमें सिकुड़न शुरू होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कफिंग शुरू हो जाती है, एलर्जिक कफ जिसे हम बोलते हैं। सांस नली मतलब विंड पाइप, राइट जी, ट्रैकिया। तो दूसरी चीज़ जो मैंने बताई डीएनएस, तो डीएनएस से मैंने बोला अगर ये तकलीफ ज़्यादा दे रहा है, स्नोरिंग, डीएनएस का एक
सिम्टम स्नोरिंग भी, अगर ग्रॉस डीएनएस है तो स्नोरिंग होगी, और स्नोरिंग के भी बहुत सारी चीज़ें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो क्या क्या कर सकता है स्नोरिंग। तो ये सारी चीज़ें हल्के में नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। अगर ग्रॉस डीएनएस है तो आपको ये ठीक कराना ही चाहिए। बट कहीं ना कहीं ऐसा मिथ है जनरल पब्लिक में कि सर्दी तो हल्की सी चीज़, आम बात है, हो जाती है तो हो जाती है, ठीक हो जाएगी। या कहीं ये भी मिथ है कि एक बार इसको ठीक करा भी लेंगे वो फिर से हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट सो। डीएनएस अगर है तो वो अगर आपके साइनसेस को ब्लॉक कर रहा है तो आपको उसको ठीक कराना ही चाहिए, क्योंकि साइनसेस अगर प्रॉपर वेंटिलेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली उनमें भी इन्फेक्शन शुरू होगा, जैसे हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। एक और चीज़ बताऊँगी, ये डीएनएस और साइनस बहुत मतलब जो पब्लिक है आके बोलती है सर हमको साइनस हो गया। साइनस हो गया क्या? साइनस सबको है, जैसे टॉन्सिल सबको रहता है जी, ऐसे बोलते हैं टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल सबको, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, दैट इज टॉन्सिलाइटिस। साइनस में इन्फेक्शन हो गया, दैट इज साइनोसाइटिस। तो वही चीज़ है कि साइनोसाइटिस और डीएनएस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। किसी ने उनको बताया कि हड्डी तिरछी है, वो ये समझ रहे हैं उनको साइनस हो गया। साइनस नहीं हो गया, हो सकता है आपके साइनस एकदम ठीक है, केवल हड्डी तिरछी है जो आपको सारी तकलीफें दे रही है। चलिए, नोज में तो अपन को एक चीज़ें पता चली, थ्रोट में बताइए। थ्रोट में देखिए, एक जो जैसे एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ा है, मैंने आपको बताया, ऐसे ही एक चीज़ है जो आजकल बढ़ी है, दैट इज़ ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस, जिसकी वजह से सूखी खांसी, बहुत से पेशेंट आते हैं जैसे खांसी नहीं जा रही है या सूखी खांसी बनी रहती है। सूखी खांसी का मतलब सूखी खांसी का मतलब ये है कि खांसी दो तरीके की हो सकती है। एक वो कि जिसमें आपको बलगम आता है, साथ में कफ आता है। कफ आता है, कफ मीन बलगम आता है। हाँ ठीक, कफ इज अ टर्म, वाइट टर्म, White राइट term. राइट, ओके ठीक। उसके लिए मैं बताऊं कि कफ से भी लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी की, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर ये शुरुआती कुछ टर्म के लिए है तो ये अच्छी हैं। ये आपकी बॉडी ट्राई कर रही है कि चीज़ें अंदर ना जाए, बाहर से उसको खांस के बाहर निकाल दिया जाए। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उनको खांस करके बाहर निकाल दिया जाए या छींक करके बाहर निकाल दिया जाए। तो शुरुआती 1-2 दिन के कफिंग में या स्नीजिंग में ये दिस इज गुड फॉर योर बॉडी एक्चुअली। दिक्कत कब है? जब ये लॉन्ग टर्म हो जाए, जैसे कफिंग है महीनों चल रही है या हफ्तों चल रही है। इसको 3 उसमें हम डिवाइड करते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट इज 2 वीक्स या 3 वीक्स तक जो चल रही है वो एक्यूट है। उसके अलावा 3 वीक्स टू 7-8 वीक्स तक जो है वो सब एक्यूट है। और 8 वीक्स से ऊपर का कफ है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ट्यूबरक्लोसिस या लंग कैंसर्स। तो वो फिर खतरे वाली चीज़ है कि भाई 2 हफ्ते मतलब 2 महीने से ज़्यादा का अगर कफ है, तो अब हम उसमें बोलते भी, अगर आप लोगों ने ऐड देखा हो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा की खांसी है तो फिर टीबी की तरफ सोचें, कफ की जांच कराएं, वो सब चीज़। ये टीबी वगैरह क्यूरेबल होते हैं? डेफिनेटली 100%। जैसे कैंसर तो शायद ना हो। कैंसर भी देखिए, कैंसर ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है। कैंसर में प्रॉब्लम ये है कि लोग लेट जागते हैं उसकी, पता ही नहीं चलेगा आदमी को तो। लंग कैंसर के लिए ये बात आप बोल सकते हैं कि लेट पता लगे, बट ओरल कैंसर के लिए आप ये बात नहीं बोल सकते कि लेट पता लगे। उसको अगर आप एक नॉर्मल छाला समझते हुए और टालते रहेंगे डेफिनेटली बढ़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद नॉर्मल मेडिसिन या नॉर्मल एंटीबायोटिक्स। अगर आपको छाला दिखा है पहले दिन और अगर आप 1 हफ्ते की दवाई के बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा है किसी के लेने, तो आपको उसको सीरियसली लेना है। और ख़ास तौर से तब जब अगर आपकी हिस्ट्री है कि आप टोबैको ले रहे हैं या गुटखा ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें कुछ भी हैं, तो आपको उसको सीरियसली लेना है। और अगर अर्ली डिटेक्ट हुआ है देन कैंसर इज क्योरेबल, 100% क्योरेबल। ये ओरल कैंसर, लंग कैंसर, इन सब से ह्यूमन लॉस होता है, मतलब डेथ होती है? अगर ओरल कैंसर से भी हो जाती है, अगर इफ इट हैज़ वाइड स्प्रेड, अगर इसमें और ऑर्गन्स इन्वॉल्व कर लिए हैं तो डेफिनेटली हो जाती है। बट मैंने बोला कि अगर
इसको हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है और अगर हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट किया है तो डेथ जैसी चीज़ आजकल ओरल कैंसर्स में बहुत कम देखने को मिलेगी, लंग कैंसर्स में, बिकॉज वो लेट डिटेक्ट होता है, पेशेंट नहीं समझ पाते, शुरू में साइंस सिम्टम्स ऐसे ही हैं। एक नॉर्मल कफ को कई बार मरीज मिस कर जाते हैं, वो कब एकदम से नहीं सोच सकते कि कैंसर की वजह से कफ है, वो ठीक है, बट ओरल कैंसर्स पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने चाहिए शुरू में। और ओरल कैंसर से इसलिए आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लेस देन 5% मॉर्टेलिटी मिलेगी, जो डेथ रेट आप लोग। तो इंसान को, एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका कफ, नॉर्मल कफ जो आप एक्यूट की बात कर रहे हो, कि सब एक्यूट है, कि वो जो तीसरा वर्ड क्या बोला था आपने, क्रॉनिक, क्रॉनिक है, वो इंसान को कैसे पता चलेगा कि आज जो मेरी खांसी आ रही है वो नॉर्मल है, उस पर मुझे लंग कैंसर नहीं है, वो कैसे पहचानेगा? वो अच्छा चीज़ आपने पूछी, क्योंकि एसोसिएटेड सिम्टम्स पता लगेंगे उसको। सबसे बड़ा एसोसिएटेड सिम्टम, चाहे वो लेट स्टेज टीबी हो या कैंसर हो लंग का, उसमें खांसी के साथ ब्लड मिलेगा उसको, जो बलगम आएगा कहीं ना कहीं ब्लड मिक्सड आएगा। ब्लड मिक्स आ रहा है, दैट इज़ ए वेरी बिग रेड फ्लैग साइन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिस्ट्री, जो डॉक्टर्स को या उसको खुद, आजकल मरीजों को खुद इतना अवेयर होना पड़ेगा, उसको खुद समझदार होना पड़ेगा कि यार मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ, और अगर मुझे खांसी आ रही है या मुझे एक भी बार ब्लड आया है, तो ये हो सकता है कि कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसको इग्नोर नहीं कर सकता कि एक बार भी ब्लड आ गया तो दैट इज़ मोर देन इनफ कि उसको क्लिनिक जाके या किसी भी डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और आगे का जो वर्क है वो कराना चाहिए। प्लस अब जैसे ये तो वही कैंसर की बात, उसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होगी। नॉर्मल खांसी में कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, खांसी कितनी भी इरिटेबल हो, रात में आप कितना भी खांसी लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको सांस फूलने लग जाएगी आपसे। तो केवल तब होगा जब वो एस्थमेटिक कफ हो, जो मैंने एलर्जिक वाली बात करी, या फिर लंग इन्वॉल्व हो रहा हो। ऊपर का जो यहाँ तक का पैसेज है, जहाँ जिसे हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें उसके कारण से अगर कोई कफ है तो उसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलेगी। बट मैंने जहाँ तक देखा है, और मेरे साथ खुद भी होता है मामा, कई बार जब मैं खांसता हूँ सांस की दिक्कत तो आती है। यू हैव एलर्जिक कफ, आई नो यू। नहीं, आप मेरे को जानते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे और भी तो लोग होंगे ना। हाँ, तो वही मैंने बोला ना कि अगर वो, यही तो सिम्टम्स पकड़ने हैं। अगर पेशेंट आ रहा है, वो बोल रहा है मुझे सूखी खांसी चल रही है और खांसी के टाइम मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, इट इज़ एलर्जिक कफ विच इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, जो मैंने बोला अर्ली एस्थमा। ये चीज़ें ही हैं जो बताएंगी कि जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं कफ के साथ के, लाइक फीवर, लाइक वीजिंग मतलब वो सीटी की आवाज़ जो आती है, ओके, सांस लेने में, वीजिंग, लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, है ना, और कई बार बॉडी एक, जनरलाइज बॉडी एक बने रहना, ब्लड आना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरफ सोचना है। एक चीज़ होती है, अपन जब सांस लेते हैं तो लंग्स में इतना कफ भरा रहता है या क्या रहता है, बट वो लिटरली इट्स लाइक विंड ब्लो होती है। विंड ब्लो मतलब वो खड़खड़ 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 की जैसी आवाज़ आती है जब हम सांस लेते हैं। वो क्या होता है, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या है? वो ऐसा है कि अगर आपने पानी के पाइप्स में पानी डाला डायरेक्ट नए पाइप में, तो फ्लोलेस निकल गया, और एक आपने 10 साल पुराने पाइप जिसके अंदर काई जम गई है उसमें से पानी निकाला, वो वैसा है। आपकी जो आप बोल रहे हो वो किसी भी कारण से, मे बी स्मोकिंग, मे बी वायरल इन्फेक्शन, मे बी एलर्जिक, किसी भी कारण से अगर नलियाँ सिकुड़ गई, ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फ्लेमेशन मैंने जैसा बोला था कि स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, वायरल किसी भी वजह से, तो उसमें से अगर कोई एयर निकल रही है, कफ फंसा हुआ है, चोक्ड पाइप्स हैं, तो ऑब्वियसली वो साउंडलेस नहीं होगा। अभी आई हैव सीन दिस इन केस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में भी मैंने ये चीज़ बूढ़ों में भी देखी हुई है। आप मैंने क्या, आपने भी देखी हुई। उधर आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उधर क्या तो किस चीज़ को?
जैसे आपने स्मोकिंग बोला या और भी जो कुछ भी चीज़ें हैं, हाँ, हाँ। फंसा आपका कहना है वो चीज़ पुरानी हो गई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ गया है अंदर, जो कि शायद हार्ट अटैक का भी एक कारण वही होता है, जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, खून पास नहीं हो पाता, तब हार्ट जो है वो रुकता है। यहाँ पर भी आपका यही कहना है कि पाइप्स जो है, लंग्स विंड पाइप जो होती है, वो कहीं ना कहीं से अंदर से ब्लॉक हो रही है, जिसके थ्रू जो हवा है या हमारी जो सांस है वो ठीक से पार नहीं हो पा रही है, इसलिए वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है। बट ये चीज़ बच्चों में भी होती है, ये चीज़ बूढ़ों में भी होती है। हाँ, मैंने क्या बोला अभी, आपने वो नहीं देखा कि बड़ों में जो एडल्ट एज है उसमें कारण अलग है, उसमें कारण मोस्टली मे बी स्मोकिंग हो सकता है। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी वो ट्रैकल होकर नीचे लोअर रेस्पिरेटरी में कन्वर्ट होती है अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दें। अगर हमने यहाँ पकड़ के यहीं ट्रीट कर दिया है तो ये नीचे को और नहीं करेंगे। और वैसे ही उनके विंड पाइप इतने कम पतले हैं बच्चों में, तो ज़रा सा भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो वो तुरंत उनको, जैसा आप बोल रहे हो, साउंड के फॉर्म में वो दिखता है, उनको इवन फील होता है। मतलब हमें स्टेथोस्कोप भी नहीं लगाए तो भी सुनाई देता है। बच्चों इवन जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें भी यही है कि जो कफ, मैंने बोला था कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है, कफिंग रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, इसलिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो यहाँ से कफिंग बहुत अच्छे से करते रहें तो मेरे नाना थे हमारे, मेरे फादर, उनका भी ये था कि टचवुड उनके कफ रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे इवन एट द एज ऑफ 92, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका टचवुड कभी हो नहीं पाया। कभी कभार शुरुआत हुई भी, वो उनके दूसरे कारण थे, पार्किंसन की वजह से वो खाना अंदर चला जाता था, वो अलग चीज़ होती, बट अदरवाइज उनके कफ रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। तो सारा काम एक मामा अभी पार्किंसन की बात अभी अगर उठी है, वो क्या न्यूरो से रिलेटेड होता है, राइट? न्यूरो मतलब नर्व्स, ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन, न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड चीज़, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसकी प्रॉब्लम होती है उसके। मैं ना अभी आपने इतने दिनों से वो आपके घर पे ही, मतलब हमारे घर पे ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं एक बार जानना चाहूँगा, मैं जनता को बताना चाहूँगा कि ये क्या है और वो क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। पार्किंसन डिजीज एक्चुअली, एक सेकेंड, पार्किंसन वो है जो लेजेंडरी फाइटर मोहम्मद अली जो थे हमारे, उनको भी पार्किंसन ही हुआ था। गूगल में उनको चेक करना एक बार, वो कैसे हो गए थे, लास्ट में होते थे जब वो बूढ़े हो चुके थे, तो ही वॉज जस्ट खड़े ना वो शेक होते थे ऐसे, वो कुछ नहीं कर रहे होते थे बट वो खड़े ही ऐसे शेक होने लगते थे। जो आदमी कभी इतना कूदा भागा करता था, वो छोटे कदम, ये जो छोटे कदम वाली बात है वो मेरे नाना के साथ भी होती थी। बाकी आप प्लीज़ बताइए। बात करेंगे अभी हम पार्किंसन डिजीज़ की, तो मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ बिकॉज मैं बहुत इसको झेला है, मैंने, मेरे फादर को था इसकी, और उन्होंने तो झेला ही और हमने भी झेला, क्योंकि उनके कष्ट जो उसकी वजह से होते थे उनको बड़ी दिक्कत देते थे पूरे परिवार को और उनको भी। एक्चुअली होता ये है पार्किंसन डिजीज़ की, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है और एक डोपामिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो जीन्स का मतलब बता दीजिए। जीन्स का मतलब तो आई थिंक सबको पता होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जो डीएनए में जो जीन्स हमारे हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से ये होता है, एंड इसलिए ये हेरिडिटिकल होता है। मतलब 15% चांस है कि अगर किसी फादर को है तो उनके बेटे या बेटी को 15% चांस है कि ये आ सकता है पार्किंसन। जीन्स का मतलब पता है, ठीक है। अच्छा, डोपामिन की हम बात करते हैं। डोपामिन कई बार हमने सुना है कि वो लव वाला केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डोपामिन का रिलीज कुत्तों के अंदर होता है जब वो अपने मालिक को देखता है, और लव का वो है केमिकल रिलीज को डोपामिन बोलते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत सारी खासतौर से हमारी बॉडी पोस्चर को, हमारी वॉकिंग में, कई सारी चीज़ों को जो बैलेंस करने में या मेंटेन करने में काम आता है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन से रिलीज होता है एक्चुअली। तो इसमें वही डोपामिन बनना कम हो जाता है अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें,
तो उसके लिए फिर हमें डोपामीन सप्लीमेंट्स, डोपामीन एगोनिस्ट जो रहते हैं वो देने पड़ते हैं, एगोनिस्ट जो उसको बढ़ाएं, उसके काम को बढ़ाएं। ठीक है, उसमें कुछ ड्रग्स, कुछ ही बहुत ही लिमिटेड ड्रग्स है पार्किंसन के लिए आज के टाइम पे, और वो भी ऐसा नहीं है जो उसको पूरी तरह रोक दे या ख़त्म कर दे, ये केवल उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। आप अभी एक ड्रग के बारे में बता रहे थे जिसका एग्जांपल नाना जी के उस पर लिया गया था, वो कौन सा ड्रग है, क्या है? देखिए, हो सकता है बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हों जो इसको बढ़ाती हों, लेकिन चूँकि मुझे पता है, मेरे फादर लेते थे, फिर मैंने रेट्रोग्रेड उसके बारे में पढ़ा, और तब तक लेट हो चुका था क्योंकि वो उनको उससे कॉन्स्टिपेशन में लीवोसल्पराइड ड्रग है जो विक्की बोल रहे हैं, एक लीवोसल्पराइड और इसोमेप्राजोल का कॉम्बिनेशन आता है जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, पेट के डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम भी करता है, कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, क्योंकि ये अपने आंतों की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। वो फादर को शायद बहुत अच्छा सूट किया, तो ही यूज टू टेक, अपने आप ले आते थे और खाते रहते थे, कई बार हमको पता भी नहीं होता था, और मना करो कभी तो गुस्सा भी करते थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन उनसे मतलब ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता, उनको भी नहीं अच्छा लगता था कि वे कॉन्स्टिपेटेड रहे पूरे टाइम। तो उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम वो खाया, फिर मैंने रेट्रोगेट पढ़ा, तो लीवोसल्पराइड इज द ड्रग विच कॉजेज पार्किंसन, और दूसरी ड्रग्स भी होती होंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता फिलहाल। नाना जी ने कितने टाइम खाया था उसको अप्रोक्सीमेट? ऑलमोस्ट मंथ्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर बोले तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स उन्हें लगातार खाली पेट। और अगर कोई आदमी, अब जैसे किसी डॉक्टर ने अगर सजेस्ट कर भी दिया उस ड्रग को, तो एक इनिशियली तो एक कुछ दिन की दिन का डोज मिलता है, राइट, OD-BD में, कि आप इतने दिन अभी खाओ, उससे ठीक हो जाओगे। तो अगर किसी पेशेंट को एक 5 दिन का या 10 दिन का मिलता है, तो क्या उसको खाने से भी गड़बड़ है? नहीं, शॉर्ट टर्म में कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें ये बताया हो कि शॉर्ट टर्म लेने में लीवोसल्पराइड ऐसी प्रॉब्लम करता है, बट लॉन्ग टर्म में तो नहीं लेना है। कई सारी स्टडीज़ अब तक हो चुकी हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि लंबे टाइम लेने में ये दिक्कत दे रही है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक की कोई बात नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इट शुड नॉट बी टेकिंग। होता क्या क्या है इसमें, सबसे पहले स्टार्ट होता है हैंड शेकिंग से, ट्रेमर्स आते हैं, लिखने में दिक्कत होने लगती है। ये मामा, हैंड शेकिंग की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में बहुत कॉमन होती है। जैसे मेरे साथ होती है जब मैं ग्रिलिंटस पी लेता हूँ। ग्रिलिंटस कफ की एक सिरप होती है, वो जब भी मैं पीता हूँ ना, तो मेरा हाथ बुरी तरीके से कांपने लगता है। ऐसा कईयों का होता है। कई बार हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं या कोई भारी सामान लेके चलते हैं, तो हाथ कांपते हैं। वो भले 2 घंटे के लिए कांपे, 5 घंटे के लिए कांपे, लेकिन अगर आदमी, मतलब वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा? जब किसी को ये होता है पार्किंसन, तो क्या उसका बहुत दिनों तक कांपता रहता है हाथ। हाँ, आपने अभी खुद ही इस चीज़ का जवाब दिया मुझे कि आपको पता होता है जब आपके हाथ कांप रहे हैं कि आज मैंने वेट लिफ्ट किया है ज़्यादा, आज मैंने एक्सरसाइज करी है, या आज मैंने कफ सिरप पिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और जब मैं बंद कर दूंगा तो 2 दिन बाद ये सब ठीक हो जाएगा। पार्किंसन में ठीक नहीं होना है, ये बढ़ते जाना है। जितने भी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हैंड शेकिंग है, चलने में दिक्कत आने लगना, बहुत डर ये बने रहना, एक दिमाग में डर रहता है मैं गिर जाऊंगा, तो वो धीरे धीरे शॉर्ट स्टेपिंग गेट करने लगते हैं, इतने छोटे कदम कि 10 मीटर जाने में मे भी 10 मिनट लग जाएंगे। शॉर्ट स्टेपिंग गेट का मतलब है छोटे छोटे कदम रखना। मतलब एक आदमी का अगर कदम 1.5 फीट के आसपास का रहता है ना, ऐसा कदम, तो वो एकदम छोटे छोटे हो जाता है कि जैसे मामा ने बताया, हो सकता है सिर्फ 10 मीटर ही जाना हो, उसमें 10 मिनट भी लग जाए, क्योंकि वो छोटे और हल्का सा तेजी से वो होता है, कदम लेने लगता है वो, छोटे छोटे कदम और तेजी से ऐसे। उसके बाद स्लीप डिफ़िकल्टी होने लगती है, सोने में दिक्कत, स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, खाने से डिसइंटरेस्ट होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, पार्किंसन से अपने आप कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसकी वजह से फिर ड्रग्स ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 ड्रग्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से टाइम टेस्टेड हैं, जिसमें कि सिंडोपा और सिंडोपा प्लस के नाम से आती हैं। उसके अलावा भी कुछ ड्रग्स नई आई थी जो
मैंने दी थी मेरे फादर को, जो उन्हें सूट नहीं की, तो मैंने तुरंत बंद कर दी, क्योंकि पैरों में इतने ज़्यादा रैशेज आ गए थे, ऐसा लग रहा था ब्लड वेसल्स ऊपर उठ के आ गई पूरी, तो तुरंत बंद कर दी थी। कोई ड्रग मुझे किसी डॉक्टर ने रिएक्ट कर गई थी। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे वो उस तरीके के, तो वो इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर कोई ड्रग दे रही है तो डेफिनेटली वी कैन नॉट गिव इट। तो वही सिंडोपा प्लस चला, बट इट वॉज नॉट एबल टू रिवर्ट इट, इवन रोकने में भी काम नहीं करी बहुत ज़्यादा, रिवर्ट तो हुआ ही नहीं उससे। तो आज की डेट में अगर हम बोलें तो कोई कुछ बीमारियां अगर ऐसी हम नाम लें कि जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट ढंग का नहीं है आज की डेट में भी, वो एक पार्किंसन डिजीज़ एक उसमें से एक है, वी कैन से दैट। चलिए मामा, आज का मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम अपना अगला जो पार्ट लाएं उसमें ना हम इंडिविजुअली ENT का जो 3 वर्ड है, ईयर नोज थ्रोट, हम एक एपिसोड में ना सिर्फ एक ही उसको पकड़ा जाए। जैसे ईयर का अपन एक में करते हैं, नोज का एक में करते हैं, थ्रोट डेफिनेटली दैट वुड बी अ बेटर आइडिया, क्योंकि तीनों चीज़ों को एक साथ एक सिटिंग में कवर करना इज अ बिग डील, और देखने वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है वो इतना लंबा एक पॉडकास्ट देखना। जी। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अलग अलग ही रखा जाए 3 पार्ट में, तो बेटर रहेगा। चलिए, मैं आप सबसे विदा लूँगा। मामा का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे पहले पॉडकास्ट में आप गेस्ट बने, और मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं सबको देना चाहता हूँ जिसके बारे में इंसान को जागरूकता मिले, और वो चीज़ों को समझना चालू करे कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसके लिए गलत नहीं है, उसके आसपास उसके आजू बाजू उसे कोई चीज़ गौर करे, या उसके परिवार में ही क्यों, उसके दोस्तों में या नेबर्स में ही अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है, जैसे वो शॉर्ट स्टेपिंग गेट की बात है, या DNS ना, डेविएटेड नोज सेप्टम, नेजल सेप्टम, तो वो इंसान खुद समझे और जागरूक बने, ताकि होने वाली बड़ी बीमारियों से वो बच सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो शायद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, सुनाई देने में कमी आ जाना अचानक से। ओके। कई बार आते हैं मरीज, आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है टाइम पे, और कई बार वो घर पे इग्नोर कर देते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा करके महीनों निकाल देते हैं। दैट इज नॉट टू बी डन एट ऑल। वो एक्चुअली बाद में हाँ, वो होता है कई बार ना, नहाते नहाते थोड़ा सा पानी घुस जाएगा, तो इंसान को लगता है कि ऐसे करो तो पानी निकल जाएगा, तो शायद पेशेंट्स को भी ऐसा लगता होगा कि वो ठीक है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा अपने आप। बट वो उसमें टाइम ही गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। अगर टाइमली अगर आप आ गए तो उस बीमारी को आप ठीक कर पाएंगे, और आपने अगर लेट कर दिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसमें ऐसा रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।